Hi everyone, welcome to Pole Path and this is Pratima Singh. गाइस अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो आज की सीरीज़ में हमने डाले हैं और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हैं, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सब रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिस में ही क्लियर होते चलें। जो नए लोग हैं उनको मैं बता देना चाहूँगी कि ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है। पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर पूरा कोर्स करवाया जा रहा है और टॉपिक वाइज यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है कि वीडियोस दिए जाएंगे और बाकी के वीडियोस ऑलरेडी हमने दे दिए हैं, अपलोड किए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट यानी कि डेली प्रैक्टिस की जो प्लेलिस्ट है वो और कोर्स वीडियोस की और एनसीईआरटी प्रैक्टिस की सभी की प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में हमने लगा रखी है। उसके साथ में टेलीग्राम लिंक भी दे दिया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें क्योंकि जो भी क्लासेस मैं लेती हूँ कोर्स वीडियोस की तो उसकी पीडीएफ फॉर्म मैं वहाँ टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेल कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द इस चैनल पर कुछ दूसरे भी सब्जेक्ट मैं लाने वाली हूँ, तो दूसरे सब्जेक्ट का कंटेंट जो कि और दूसरे टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियोज़ को शेयर करें ताकि जो है काफ़ी लोग इससे ये जो फ्री कोर्सेज यहाँ पर दिए जाएंगे उनका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने यह टिप्पणी की कि हमारे संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनर्विलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच जो समन्वय किया गया है वह हमारे संविधान के रचयिताओं की अनूठी उपलब्धि है। तो ऑप्शन है यहाँ पर देख लेते हैं, सर आइवर जेनिंग्स या डी बसु या एम.वी. पायली या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये ऑप्शन है आपके पास, इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि किसने जो है उपयुक्त टिप्पणी की या उपयुक्त जो है उक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर जो है एम.वी. पायली ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और एम.वी. पायली ने जो है अपनी पुस्तक में इस बात को रखा है जो ऊपर उक्ति दी गई है। और इनकी पुस्तक कौन सी है, भारत का संविधान। भारत का संविधान जो है ये इनकी पुस्तक है, भारत का संविधान किसकी पुस्तक है, एम.वी. पायली की। और जो है इसी में इन्होंने कहा है कि जो हमारा संविधान है इसमें क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख नहीं है। ये बात सच है कि जो हमारा संविधान है इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन जो नाम से अगर देखा जाए कि ये शब्द कहाँ पर है तो कहीं नहीं है, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। परंतु संविधान में वर्णित जो संसदीय संप्रभुता है, जो संसदीय संप्रभुता है ये क्या है, इसके साथ जो है इसका तालमेल एक उपलब्धि है। इसका तालमेल किया गया है किसका, जो न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख नहीं हो परंतु संसदीय संप्रभुता इसका जो है तालमेल किया गया है। और इसमें होता है क्या कि हमेशा से जो है संसद और न्यायपालिका के मध्य गतिरोध उत्पन्न होता रहता है, परंतु संसदीय संप्रभुता जो है एक साथ इन समस्त संवैधानिक प्रावधानों को कार्य रूप देने में सक्षम रही है। और जो ये न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख नहीं है परंतु जो है ये संसदीय संप्रभुता के साथ इसका तालमेल यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का तालमेल बिठाया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अगर हम देखें तो कहाँ से मिलती है, ये इसको मिलती है अनुच्छेद जो 13 है, इससे इसको मिलती है इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो एम.वी. पायली जो है यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान के किस धारा के अनुसार केंद्रीय सरकार नए राज्यों का गठन कर सकती है। धारा 3 यहाँ पर 3 होगा, धारा 3, धारा 5 या धारा 4 या धारा 6। तो अगर हम बात करें कि संविधान जो केंद्रीय सरकार नए राज्यों का गठन कैसे कर सकती है, तो धारा 3 के तहत यानी कि जो अनुच्छेद हमारा ये 3 है इसके तहत जो है ये संसद विधि बना कर के नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य में उसका कार्यक्षेत्र अलग करके या फिर 2 राज्यों के जो है क्षेत्रों को मिलाकर जो है ये नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
और दूसरा क्या है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, यानी कि किसी राज्य का जैसे क्षेत्र बढ़ा सकती है किसी दूसरे राज्य से क्षेत्र लेकर के, और किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाओं में क्या है, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन किसमें, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और नाम में भी सीमाओं और नाम में जो है इतने में ये परिवर्तन कर सकती है। और कार्यक्षेत्र, और इनका जो है किसी राज्य के क्षेत्र को लेकर के किसी अन्य राज्य में मिला देना, या दो राज्यों के क्षेत्रों को लेकर एक नया राज्य बना देना, या किसी एक राज्य के क्षेत्र से कुछ क्षेत्र निकालकर नया बना देना। मतलब वो दो या एक को किसी भी राज्यों से क्षेत्र को निकाल कर नया बना सकती है, उनके क्षेत्रों को घटा बढ़ा सकती है, किसी में मिला सकती है, किसी से निकाल सकती है। ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये कर सकती है। सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति का जो 66 किससे, जो ये अनुच्छेद 66 है, इसके तहत जो है 66(1) में ये प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। और ये जो निर्वाचन है ये जो है गुप्त मतदान पर आधारित होगा, गुप्त मतदान पर जो है ये आधारित होगा। और जो उपराष्ट्रपति होगा वो संसद के किसी सदन का जो है सदस्य नहीं होगा, और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो मतलब वो किसी भी सदन का जो है उपराष्ट्रपति जो है नहीं होगा, ना ये संसद में और ना ही राज्य के विधानमंडलों में किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होगा। अगर हम भारत की जो है कोई उपराष्ट्रपति की योग्यता देखें, कोई उपराष्ट्रपति पर अगर जो है चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। एक तो वो भारत का नागरिक हो, और जो है 35 वर्ष की आयु, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लीजिए। 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। तो और नागरिक है वो तो सभी के लिए भारत का नागरिक हो लगभग, और तो ये सभी पदों के लिए है। और तीसरा क्या है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, यानी कि जो है इसमें वो योग्यताएं हों कि जो कि एक राज्यसभा के सदस्य जो है निर्वाचित होने के लिए निर्वाचित होने के लिए सदस्य में जो योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यताएं इसमें भी हो। किसमें, जो उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा हो रहा है, तो ये योग्यताएं सारी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष की आयु आपके क्वेश्चन में ज़्यादा पूछता है, ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। न्यायिक समीक्षा दर्शाती है कि सर्वोच्च न्यायालय सभी मामलों में अंतिम प्राधिकार रखता है, किसी राज्य के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर निर्णय दिया गया है समीक्षा कर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि कौन, तो यहाँ ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। किसी राज्य के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है कौन, न्यायालय। जो न्यायिक समीक्षा है ये किसके द्वारा की जाती है, न्यायालय के द्वारा, कि सर्वोच्च न्यायालय करता है इसको। तो ये जो है न्यायालय को, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको क्या है, संविधान के अभिभावक या संरक्षक के रूप में जो है माना गया है, और यही निश्चय करता है कि कोई जो है जो कानून बना है वो संवैधानिक है या नहीं है, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर उल्लंघन होता है तो न्यायिक समीक्षा के थ्रू उसको जो है असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया जाता है। और जो है इस न्यायिक समीक्षा जो है ये क्या है कि ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को मिलती कहाँ से है, तो ये जो 13 है, अनुच्छेद 13, इसके तहत इसको जो है मिलती है। जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13, इसके तहत जो है इनको ये शक्ति मिलती है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की।
क्योंकि होता क्या है कि अनुच्छेद 13 का 1 जो है, अनुच्छेद 13 का पार्ट जो 1 है, सबसेक्शन 1, ये कहता है कि इस जो है इस संविधान के प्रारंभ से, यानी कि जब ये संविधान बना तो इसके प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी विधियां होंगी, प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी, यानी कि उस मात्रा तक वो नगण्य हो जाएंगी, उनका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं रहेगा, जिस मात्रा तक वो जो मूल अधिकारों के उपबंधों के या मूल अधिकारों के प्रावधानों से असंगत है, ये कहता है। और दूसरी एक और बात इसमें महत्वपूर्ण कही जाती है, जो आपके नॉलेज के लिए है, बाकी तो बहुत कुछ है। वो दूसरी ये बात है कि राज्य जो है कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इन अधिकारों को, यानी कि मूल अधिकारों को छीनती हो या उनको कम करती हो, ये भी बात कही गई है। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अगर कोई विधि बना भी दी गई तो वो अगर जहाँ तक वो मूल अधिकारों को जो है उल्लंघन कर रही हैं तो उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएंगे। और यही जो है, यही चीज़ें जो हैं क्या है, न्यायालय को क्या देती हैं, शक्ति देती हैं न्यायिक समीक्षा की। अदरवाइज न्यायिक पुनरावलोकन की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है संविधान में लिखित रूप से। और न्यायालय को ये अधिकार कैसे मिलता है? क्योंकि न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसे अभिभावक माना गया है संविधान का। जो संविधान में बातें की गई उसके अनुरूप सारी चीज़ें हो रही नहीं हो रही, तो ये चीज़ें, ये जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की हो जाती है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन दिया है यहाँ पर, हाँ बी दे दिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 93 संविधान संशोधन या 86वां यानी 86, मेरी हिंदी की काउंटिंग थोड़ा वैसी है तो आप लोग इसको इंग्लिश में 86 अमेंडमेंट या 91 अमेंडमेंट और या 92 अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये किया गया है कि मौलिक अधिकार बना दिया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का रूप दिया गया है? तो ये 86वां संविधान संशोधन है। और ये होता कब है? इसके द्वारा किया गया है ना। और ये होता कब है? 2002 में। सन 20 का इम्पोर्टेंट है और 2002 में किया जाता है। और जो 21 का सब सेक्शन ए के तहत क्या किया जाता है, ये इस अधिकार को समाहित यानी कि इंसर्ट किया जाता है। और ये क्या होता है कि जो इसमें वही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किया गया है। और अगर हम देखें कि जो 91 अमेंडमेंट है ये क्या है, तो जो ये दल बदल विरोधी कानून जो आया था उसी का ये उसी में जो संशोधन था 91 संविधान संशोधन, जो दल बदल कानून। सबसे पहले आप ये जान लें कि जो दल बदल विरोधी कानून आया था ये कब आया था? 1985 में आया था। 1985 में आया था। संशोधन ये कौन सा होता है? ये 52वां संशोधन होता है, यानी कि 52nd संशोधन ये होता है। आता कब है? 1985 में। और इसके तहत जो है दल बदल विरोधी कानून लाया जाता है। फिर क्या है, ये कानून काफ़ी कमज़ोर होता है तो इसमें कुछ और चीज़ें यानी कि जो है इंक्लूड की जाती हैं। और ये कौन सा होता है? 91वां यानी कि 91 अमेंडमेंट होता है। और ये कब आता है? ये आता है 2003 में। कब आता है? 2003 में आता है। और इसके तहत क्या है, दल बदल जो कानून होता है उसमें संशोधन किया जाता है, यानी कि उसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाती है। और इसमें क्या होता है कि कुछ जो अगर कोई दल बदल कानून को जो है ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो क्या किस मंत्रियों को जो सदस्य होंगे उनको कैसे किस जगह पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और क्या प्रावधान है वहाँ पर अगर कोई ये कानून को ब्रीच करता है तो। प्लस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके जानने वाली है वो ये कि इसी जो है जो 91 अमेंडमेंट था तो क्या किया कि 15% जो है लोकसभा एवं विधानसभा की जो सदस्य संख्या होगी उसका 15% ही क्या होगा, मंत्रिपरिषद 15% की संख्या के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद बनेगी। तो ये क्या था, ये जो है दल बदल व्यवस्था को रोकने जो दल बदल वो थी
प्रणाली थी या दल बदल का जो एक प्रकार से प्रचलन था उसको रोकने में सहायक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पहले क्या था कि जो दूसरे दल के होते तो उनको मंत्री पद का लालच दे करके और अपने दल में मिलाया जाता था। तो और उस लालच के चक्कर में सभी जो है एक दूसरे दल में भागते रहते थे, जिसको जहाँ अच्छा पद मिला वहाँ चला गया। और उस चक्कर में क्या होता था, मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। तो इसमें क्या किया गया, यहाँ फिक्स कर दिया गया कि किसी भी संसद का सिर्फ 15% सदस्य मंत्रिपरिषद में लिया जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली जो है दल बदल विरोधी कानून में जो है एक प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया। तो ये हो गया आपका ये 91वां संविधान संशोधन। और अगर हम देखें कि ये 92वां संविधान संशोधन क्या है, तो ये भी कब आता है, ये भी आता है 2003 में आता है। और इसके तहत बोडो डोगरी ये भाषाओं से संबंधित है। तो ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाओं को जो है इसमें जोड़ा जाता है। 8वीं अनुसूची जो भाषा की है उसमें जोड़ दिया जाता है, मैथिली और संथाली इससे संबंधित है ये। तो ये हो गया आपका। देखते हैं आगे, यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। संविध सरकार या अध्यक्षात्मक सरकार या श्रेणी तंत्र सरकार या संघीय सरकार। तो कौन सा जो है संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है, इसमें आपको वो जो है सेग्रीगेट करना है। तो जो ये श्रेणी तंत्र सरकार है ये संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है। संवैधानिक सरकार के अंतर्गत अध्यक्षात्मक संसदीय शासन प्रणाली होती है, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली होती है। और जो श्रेणी तंत्र सरकार होती है ये क्या होती है कि ये मतलब सामान्यतः क्या होती है, साम्यवादी होती है या उत्तर साम्यवादी होती है। यानी कि या तो पूरी तरह साम्यवादी होती है या उसमें थोड़ा सा संशोधन के साथ साम्यवाद का ही एक संशोधित रूप होता है। तो उसे साम्यवादी या उत्तर साम्यवादी आप कह सकते हैं। तो और इस व्यवस्था में निचले अंग से जो है, जो नीचे के अंग होते हैं वो ऊंचे अंगों से सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो ये श्रेणी तंत्र क्या है, ये इसको हम साम्यवादी या उत्तर साम्यवादी सरकार बोल सकते हैं। इसमें क्या है, निचले अंग ऊपर के अंगों से, जो एपेक्स बॉडी होती हैं, ऊपर के अंगों से क्या है सीधे जो है नियंत्रण में होते हैं। ऊपर के अंगों से नियंत्रित किए जाते हैं। तो ये हो गया जो श्रेणी तंत्र सरकार है। तो ये संवैधानिक सरकार नहीं है। ये क्या है, एक प्रकार से साम्यवादी सरकार है। और साम्यवादी सरकार जो है संवैधानिक नहीं है। ये जो है क्या होते हैं, नीचे के जो लोग हैं, नीचे की जो संस्थाएं हैं या नीचे के जो समूह हैं, कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर वो ऊपर वाले जो अंग हैं उनके द्वारा ये सीधे नियंत्रण में रहते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा संविधान के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? संविधान के सिद्धांत की बात कर रहा है। राजनीतिक पद्धति का ढांचा, कानून का शासन, गतिहीन दस्तावेज या शक्ति को परिभाषित एवं मर्यादित करना। तो जो संविधान के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो गतिहीन दस्तावेज। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा वो देख लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि संविधान केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है। ये क्या करता है कि शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों के बारे में बताता है। शक्तियों पर अंकुश रखने का साधन कैसे जो है क्या क्या साधन होने चाहिए उनके बारे में व्याख्या देता है। और जो राजनीतिक प्रक्रिया का ढांचा क्या होगा उस ढांचे को प्रस्तुत करता है। तो ये सब संविधान के काम होते हैं। और संविधान क्या करता है, एक सीमित सरकार की स्थापना करता है। यानी कि वो सरकार जो है निरंकुश नहीं हो सकती, वो कानून के अंतर्गत संविधान के में जो निहित प्रावधान है उनके द्वारा ही कार्य करेगी। तो जब जो संविधान इतनी सारी चीज़ों को बता रहा है तो वो गतिहीन दस्तावेज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है। बाकी शक्ति को परिभाषित मर्यादित करना ठीक है। कानून का शासन ये भी वो बताता है, व्याख्या करता है। और राजनीतिक पद्धति क्या होगी का ढांचा जो है क्या होगा वो सारी चीज़ें संविधान बताता है। सिर्फ एक यही नहीं है इसका। आगे देखते हैं,
निम्न में से कौन सी एक संकल्पना नागरिक को प्रजा होने से भिन्न करती है? कर्तव्य, आज्ञाकारिता या अधिकार या देशभक्ति? तो जो नागरिक को प्रजा होने से भिन्न करती है तो वो है आज्ञाकारिता। भाई नागरिक क्या है, उसके कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं और नागरिक की देशभक्ति होती है। और लेकिन जो प्रजा होती है, प्रजा के का कोई अधिकार नहीं होता है, प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता है। और जो उसका राजा होता है, वो राज्य के आदेश को पालन करने के लिए प्रजा जो है बाध्य होती है। तो जो राज्य की आज्ञा पालन है उसका पालन करने के लिए प्रजा बाध्य होती है, विवश होती है। तो आज्ञाकारिता ही जो है नागरिक को प्रजा से भिन्न करता है। जबकि जो नागरिक होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके अपने अधिकार होते हैं, उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, देशभक्ति होती है, देशभक्ति की भावना उनमें होती है। और अगर मतलब सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, जो है कानून के दायरे में रह के काम नहीं कर रही है और संविधान के जो संविधान है वहाँ का उन नियमों के अतिरिक्त मतलब अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो नागरिक उस सरकार को वहाँ पे तरीके होते हैं, या तो चुनाव के जरिए या फिर जो है आंदोलन के जरिए, किसी न किसी जरिए उसको गिरा कर उखाड़ के फेंक देती है। लेकिन प्रजा क्या है, विवश होती है, प्रजा नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। नए राज्यों के सृजन में या राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर संसद के विधि बनाने को अधिकृत करने में या उपरोक्त सभी। तो यदि हम बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि राज्यसभा की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो अनुच्छेद 249 है, तो ये संसद को राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय के बाबत विधान बनाने के लिए सशक्त करता है। और इसमें मतलब शर्त क्या होती है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस संकल्प को, यानी कि जिस विषय पर बात हो रही है उसको वो पारित कर दे। तो ऐसे में है संसद को जो है उस पर विधि बनाने की क्या एक शक्ति मिल जाती है। तो राज्यसभा को ये क्या है, जो है संसद को विधि बनाने के लिए अधिकृत करने में जो है क्या है, राज्यसभा का एक विशेष रोल है। और कौन से विषय पर विधि बनाने में, जो राज्य सूची में है विषय उन पर संसद विधि बना सके, तो ये अधिकार देने के लिए राज्यसभा का रोल उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वो 2/3 बहुमत से उस संकल्प को पारित कर देती है तो कितने 2/3 बहुमत से। और ये कहाँ पर है, 249 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये जो प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन दिया, यस दे दिया है। एक्सप्लेन करते करते मैं भूल जाती हूँ कि ऑप्शन दिया या नहीं दिया। चलिए देख लेते हैं इसको भी। भारत के राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है? भारत विधान पालिका में राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन शामिल हैं। अच्छा, भारतीय जो विधान पालिका होती है इसमें कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन शामिल है, ये सेंटेंस ये कह रहा है। और अगला क्या है? यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहे तो वो 1 माह के भीतर ऐसा करेगा। अगला क्या है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित विधेयक को 2 माह के भीतर विधायिका के पुनर्विचारार्थ भेजा जा सकता है। चौथा क्या कह रहा है? गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सहमति विलंब अथवा असहमत घोषित करता है। तो कूट यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, पहला तीसरा या पहला दूसरा या पहला चौथा या केवल एक। तो देखिए यहाँ पर भारतीय विधान पालिका में तो है राष्ट्रपति भी सम्मिलित है और संसद के दोनों सदन भी होते हैं, तो पहला तो हो गया सही। लेकिन यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहे तो वह 1 माह के भीतर ऐसा करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जो है कोई प्रावधान नहीं, समय सीमा नहीं दी गई है। तीसरा क्या है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हो तो आरक्षित विधेयक को 2 माह के भीतर विधायिका को पुनर्विचारार्थ भेजा जा सकता है, तो ऐसा भी कोई जो है कुछ बताया नहीं गया है। और चौथा जो है गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में, तो ये सही है। तो जो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जो गैर वित्तीय विधेयक हैं इसके संदर्भ में कोई समय सीमा जो है निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति मतलब
अनलिमिटेड टाइम तक इसको अपने पास रख सकता है अगर वो गैर वित्तीय है तो। जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे तो इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर अपनी इस जो है वीटो पावर का प्रयोग किया था और उसको जो है वहीं पर टेबल पर पड़े रहने दिया था। कब? 1986 में ऐसा किया गया था। तो जो धन विधेयक को छोड़कर और गैर वित्तीय विधेयक के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को कब तक वहाँ पर रखेगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 1 तथा 4, ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो धन विधेयक है वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। ठीक है, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक ये पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। और बाकी जो गैर वित्तीय विधेयक है इसके बारे में कोई टाइम लिमिट नहीं है। और तो पहला और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है फर्स्ट और फोर्थ सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया? यह क्रियोन्मुखी यानी कि एक्शन ओरिएंटेड, उद्देश्योन्मुखी यानी कि गोल ओरिएंटेड प्रशासनात्मक पद्धति है। फ्रेंड डब्ल्यू डिक्स ने या ड्वाइट वॉल्डो ने या रॉबर्ट डहल ने या एडवर्ड बेडनर ने? तो ये एडवर्ड बेडनर के द्वारा जो है इसे परिभाषित किया गया है इस तरह से कि ये एक्शन ओरिएंटेड है और ये क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रशासन की पद्धति है। किसको? विकास प्रशासन को। जो विकास प्रशासन है उसको जो है एडवर्ड बेडनर ने क्या कहा है कि ये एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एक प्रशासन की पद्धति है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे इसको समझेंगे। इतने टफ वर्ड दे देते हैं कि घूम जाओ वहीं पर। चलो सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को। आगे देखते हैं। निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण या सांप्रदायिक नहीं होगा, यहाँ सामुदायिक होगा। सामुदायिक होगा। सामुदायिक विकास योजना जिन्हें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो जो है सामुदायिक विकास योजना में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, अधिक वित्तीय शक्तियों का उपभोग। तो जो पंचायती राज्य का अर्थ अगर हम देखें तो कौन पंचायती राज्य अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सा सेंटेंस करता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर रहा है यहाँ पर। और सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी जो है ये तीसरा भी सही है। और अधिक वित्तीय शक्तियों का उपभोग। तो पहला और तीसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो रहा है। कौन सा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। आगे देखते हैं। क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसके द्वारा हटाया जाएगा? गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा महाभियोग के जरिए या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा? तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति क्या करेगा? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाएगा अगर कुछ वो वहाँ पर ऐसी बात होती है तब। यदि कोई सदस्य जो है क्या है कदाचार का दोषी पाया जाता है तो जो है राष्ट्रपति उसको हटाएगा। किसके आधार पर? सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर। 317 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पास उसको हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा अगर कोई सदस्य कदाचार में दोषी पाया जाता है तो। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। घोषणा या उद्घोषणा एक ही बात है। देखते हैं 1962 में की गई या 1971 में की गई या 1965 में की गई या 1961 में की गई। कब की गई? तो जो सबसे पहली उद्घोषणा होती है राष्ट्रीय आपातकाल की ये होती है कब होती है? 1962 में। क्यों होती है 1962 में? 1962 में होता क्या है कि जब चीन जो है आक्रमण करता है तो ये 26/10 और 1962 को ये उद्घोषणा की जाती है। कब की जाती है? 26/10 1962 को ये उद्घोषणा की जाती है। और अगर हम दूसरी उद्घोषणा की बात करें
तो जो पाकिस्तान द्वारा जब ये युद्ध होता है, कब, जो 1971 का, तो दूसरी इसमें की जाती है। 1971 में जो है दूसरा आपातकाल की घोषणा होती है, दूसरे आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है क्या है? पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनीतिक या सामाजिक तथा राजनीतिक। तो स्टेट ऑफ नेचर जो लॉक का होता है वो क्या होता है? ये पूर्व राजनीतिक होता है, यानी कि वहाँ जो है सदस्यों में सौहार्द होता है, प्रेम होता है, सारी चीज़ें होती हैं और प्राकृतिक कानून भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर क्या होता है कि उन कानून को अप्लाई करने के लिए, उनको लागू करने के लिए कोई वहाँ अथॉरिटी नहीं होती है। तो क्या होता है, उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है, तो जो प्राकृतिक अवस्था है वो सामाजिक है, वहाँ पर समाज का जो है एग्जिस्टेंस है, बट क्या है, राजनीतिक नहीं। यानी कि यहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कानूनों को जो है लागू कर सके, और अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता है तो उन्हें दंडित कर सके। तो पूर्व राजनीतिक व्यवस्था है ये। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? लॉक का पूर्व राजनीतिक है। आगे देखते हैं। जबकि अगर हम हॉब्स की बात करें तो हॉब्स का पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक है, यानी कि हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है ना उसमें समाज का एग्जिस्टेंस है, यानी कि सोसाइटी, और ना ही राजनीति यानी कि कोई अथॉरिटी, यानी कि वहाँ पर पूरा अव्यवस्था फैली है, सब एक दूसरे को जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है, तो वहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वो पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनीतिक दोनों ही हैं। किसके द्वारा? ये हॉब्स के द्वारा हो जाएगा, हॉब्स महोदय के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि का शासन किस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठित करता है? मूल विषय, प्रक्रियात्मक या वितरक या प्रतिमानित। तो अगर हम विधि की शासन की बात करें तो ये किस तरह के जो है समानता को प्रतिष्ठापित करता है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ये विधि के शासन की अवधारणा है ये किसके द्वारा दी जाती है? ए.वी. डायसी के द्वारा ये अवधारणा जो है दी जाती है। और इन्होंने किस में दिया था? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ law of the constitution। ये जो है किसकी बुक है? ये है ए.वी. डायसी की ये पुस्तक है, और इसी में जो है ये विधि के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, यानी कि अपने विचार देते हैं। और इनकी जो है ये ऑप्शन बी जो है प्रक्रियात्मक, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला। किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत के साथ ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च जो है संप्रभुत्व शक्ति के सिद्धांत में सामंजस्य स्थापित किया? जो है किसने क्या किया है कि सामान्य संकल्प के सिद्धांत के साथ ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च संप्रभु के सिद्धांत में सामंजस्य स्थापित किया है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो रूसो का सामान्य संकल्प का सिद्धांत है और ऑस्टिन का निश्चित सर्वोच्च संप्रभु का सिद्धांत है, इन दोनों के बीच की दोनों किसने जो है तालमेल बिठाया? यानी कि जो रूसो का सामान्य यानी कि सामान्य इच्छा और ऑस्टिन के सर्वोच्च संप्रभु यानी कि किसी समूह या किसी व्यक्ति में क्या होगा कि सर्वोच्च सत्ता का निवास होगा। तो इन दोनों के मध्य तालमेल बिठाने वाला, यानी कि इन दोनों के बीच से एक रास्ता निकालने वाला, इन दोनों का मिला जुला रास्ता निकालने वाला कौन है? इस कथन का ये सबसे पहले आप कथनों को जो है डीपली समझें कि वो कह क्या रहा है। तो ऑप्शन है, कौन था वो विचारक जिसने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला? टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लास्की, सर हेनरी मैन या ई. बार्कर। तो हम देख लेते हैं कि जो ये टी.एच. ग्रीन महोदय थे, तो ग्रीन महोदय जो हैं ये ब्रिटेन के विचारक थे, और जिन्होंने क्या किया था कि आदर्शवाद तथा उदारवाद के मध्य का रास्ता अपनाया था।
आदर्शवाद और उदारवाद के मध्य का रास्ता अपनाया था इन्होंने। और ग्रीन ने कहा था कि राज्य जो है लोगों की सामूहिक नैतिक इच्छा का प्रतिफल है, सामूहिक नैतिक इच्छा का प्रतिफल है, ऐसा इन्होंने माना था। और ये विचार जो है इन्होंने रूसो से लिया था। क्या है? सामूहिक नैतिक इच्छा का प्रतिफल जो है माना था। और रूसो भी क्या मानते थे कि लोगों की सामूहिक इच्छा। तो ये जो है ये विचार इन्होंने किससे लिया था? रूसो से लिया था। और जबकि जो है ये ग्रीन ने ऑस्टिन की तरह संप्रभुता की शक्ति कहाँ, जो ग्रीन की संप्रभुता की शक्ति है इन्होंने निवास करवाई थी संसद में। और ऐसे ही ऑस्टिन भी एक समूह में या एक व्यक्ति में जो है संप्रभुता की शक्ति को निवास करवाता है। तो ये हो गया ऑस्टिन से संबंधित, है ना। तो ये किससे संबंधित हो गया? ऑस्टिन से। चीज़ों को रिलेट करते हुए चलिए ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके दे दे आप समझ जाएं। तो अगर हम रूसो की बात, जो टीएच ग्रीन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो रहा है। तो रूसो से क्या लेते हैं? सामूहिक नैतिक इच्छा ये लेते हैं। और ऑस्टिन से लेते हैं संप्रभु, यानी कि संप्रभु शक्ति जो है, संप्रभु शक्ति कहाँ जो है एक व्यक्ति या संस्था में निवास करेगी ऑस्टिन के द्वारा। तो इनके थ्रू ये कहाँ निवास करवाते हैं? संसद में निवास करवाते हैं। तो ये बात हो गई। अब इन दोनों को मिला लीजिए। तो ये रूसो से का भी थोड़ा सा लेते हैं और इनका भी लेते हैं और जो है एक बीच का रास्ता निकाल देते हैं। एच.जे. लास्की की बात करें तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रणेता हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रणेता हैं। और एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बुक है। क्या है? एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी जो है पुस्तक है ना। और अगर हम सर हेनरी मैन की बात करें तो सर हेनरी मैन क्या है? आप सबको पता होगा। सर हेनरी मैन जो है ये पितृसत्तात्मक जो राज्य की उत्पत्ति की जो पितृसत्तात्मक ये है सिद्धांत है, तो उसके ये प्रवर्तक हैं, जनक हैं। किसके? पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो है किसका? राज्य की उत्पत्ति का। पूरा नहीं लिख रही हूँ लेकिन वो अंडरस्टूड है ना। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक जो है सिद्धांत है, उसके ये जनक कहलाते हैं। कौन? सर हेनरी मैन। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, देख लिए। आगे देखते हैं। ऑप्शन दिया कि नहीं? यस दे दिया है। आगे देखते हैं। जो संविधान का 73वां संशोधन है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए निर्मित किया गया था। जो उपबंधित है, कह क्या रहा है कि जो 73वां संविधान संशोधन है, ये जो नीति निर्देशक तत्व में जो चीज़ें दी गई थी, तो जो डायरेक्शन दिए गए थे, तो उन डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए जो है 73वां संविधान संशोधन लाया गया। तो ये पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व में इस बात को कि 73वां संविधान संशोधन जो है उसके अंतर्गत जो चीज़ें की गई हैं, यानी कि ग्राम पंचायत वगैरह की गई है, तो वो कौन से अनुच्छेद में, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में है? तो 45 में है या 46 में है या 47 में है या 40 में है? तो अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान जो है किया गया है कि जो राज्य जो है स्थानीय निकाय बनाने की, यानी कि ग्राम पंचायत इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। तो ये ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो 73rd संविधान संशोधन के अंतर्गत एक परिवर्तनशील, देख लीजिए, ये मेन जो परिवर्तनशील क्षेत्र के स्थायी निकाय को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? तो 73rd के अंदर ग्राम पंचायत है, पर यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ जो है मेन है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाएंगे वहाँ पर, तो वो देख लीजिए। तो परिवर्तनशील क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि 73rd के अंतर्गत परिवर्तनशील क्षेत्र। 73rd में ग्राम पंचायत आती है, लेकिन अगर परिवर्तनशील क्षेत्र जुड़ गया तो कुछ थोड़ा सा चेंजेज होंगे, वो हम देख लेते हैं। तो ये क्या है? न्याय पंचायत के रूप में, नगर पालिका परिषद के रूप में, नगर पंचायत के रूप में या ग्राम पंचायत के रूप में। तो जो ये 73rd अमेंडमेंट है, तो इसके द्वारा जो है, तो ये जो 73rd अमेंडमेंट है, इसके अंतर्गत जो परिवर्तनशील क्षेत्र हैं,
इन्हें परिवर्तनशील या संक्रमणशील, यानी कि इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। ग्रामीण से क्या हुआ, नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, तो ऐसे इनको परिवर्तनशील या संक्रमणशील क्षेत्र बोलते हैं। और इनको जो है नगर पंचायत के रूप में जाना गया है। और ये 10,000 से 20,000 की जनसंख्या में इनको माना, जहाँ पर 10,000 या 20,000 जनसंख्या के लिए इनका प्रावधान होगा। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। समाजशास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम किसमें विकसित किया गया? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान या मानव विज्ञान? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मानव विज्ञान। जो मानव शास्त्र है ये मानवता का विज्ञान है। मानविकी, प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जो है इसके मूल हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न किसी विवाद का विनिश्चय किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, संसद द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 71 है इसके अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसकी जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा। विनिश्चय का मतलब होता है कि निर्णय, है ना। तो वर्डों को समझते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो, समझने में आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो विनिश्चय का मतलब होता है निर्णय। तो अगर कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन के मामले में कोई विवाद होता है तो उसकी जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद में विश्वास सुनिश्चित करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में क्या सही है? तो मंत्रिपरिषद में अविश्वास जो है सुनिश्चित करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इस प्रस्ताव के बारे में क्या सही, यानी क्या बातें सही हैं इस प्रस्ताव के बारे में? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हेतु संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक प्रारंभ होने के दिन से पूर्व भेजी जाती है। राज्यसभा भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अधिकृत है। यह अविश्वास संबंधी सूचना एक बार दी जाने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। तो इसको देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। यहाँ ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना के प्रारंभ होने के दिन से पूर्व भेजी जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। जो लोकसभा है, जो इसमें क्या होता है कि लोकसभा में ही जो है ये अविश्वास प्रस्ताव पुनः स्थापित किया जाता है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये विपक्षी सदस्य ही ला सकता है ना। तो ये कुछ इसके और दूसरे पहलू हैं, तो जो हमने बता दिया कि ये जो है विपक्षी सदस्य ही लाते हैं, लोकसभा में लाया जाता है। ये सारी इसकी बातें हैं। और इसको जो बैठक है उस दिन से पूर्व ही इसकी सूचना दे दी जाती है। आगे देखते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित अनुमानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है या संसद में मतदान के लिए नहीं भेजा जाएगा। प्रत्येक सदन अनुमानों पर चर्चा के लिए सक्षम है और अन्य व्ययों से संबंधित अनुमानों को अनुदान के रूप में सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो रहा है? कूट आपके जो है नीचे दिए गए हैं, केवल एक है या केवल एक सही शेष गलत हैं, या फिर 1, 3, 4 सही हैं 2 गलत है, या केवल 2 सही है शेष गलत हैं। तो इसमें जो है आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 1 सही हो जाएगा, केवल 1, यानी कि सिर्फ यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस सही हो रहा है। क्योंकि जो है अनुच्छेद 266 के अधीन के तहत 266 के तहत संचित निधि की व्यवस्था की गई है और संघ को प्राप्त जो सभी राजस्व हैं एक ये निधि में जमा किए जाते हैं, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। तो संचित निधि क्या है वहाँ पर ये आप समझ लीजिए पहले कि जितने जो संघ को प्राप्त राजस्व होते हैं ये एक निधि में जमा किए जाते हैं और इसे ही भारत की संचित निधि कहा जाता है। और भारत की संचित निधि में से कोई धन
कैसे निकाला, विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है, और इसके अलावा नहीं निकाला जा सकता है। तो विनियोग विधेयक इस प्रकार जो है पारित करके जो विनियोग विधेयक के तहत ही कोई धन निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यपाल को अध्यादेश निर्माण की शक्ति है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वविवेकी शक्ति है। राज्यपाल अध्यादेश को वापस करने में सक्षम है। राज्यपाल को अध्यादेश निर्माण की शक्ति राज्य के विधानमंडल के समव्यापक है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो है राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्ति जो है स्वविवेकी शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 213 के अधीन राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रस्थापित करने के बारे में राज्यपाल को अनुदेश देने की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति जो है अनुदेश देगा और ये अध्यादेश जब दोनों सत्र नहीं होंगे तब जो है जारी किया जाएगा। तो ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है राज्यपाल की। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रत्येक सदन में एक विधि समिति होती है। इसके सदस्यों की संख्या होती है, क्या होती है? अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित का मतलब जो इस समिति का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है उसका। यह ऑप्शन है अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं टोटल, या अध्यक्ष को छोड़कर 15 होते हैं, या लोकसभा द्वारा तोतट बहुमत से नामित 25 सदस्य होते हैं। तो यदि हम बात करें तो जो समिति लोकसभा में विधि समिति के सदस्यों की संख्या 15 होती है, तो क्या हो जाएगा? ये अध्यक्ष सहित 15 जो हैं हो जाएंगे। अध्यक्ष सहित 15 सदस्य हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर, और जिसमें लोकसभा अध्यक्ष शामिल होता है। और अगर यही बात हम राज्यसभा के बारे में करें तो इसकी सदस्य संख्या 16 होती है और राज्यसभा के सभापति भी इसमें शामिल होते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष विधि समिति का पदेन सभापति होता है, और इसी तरह जो है राज्यसभा का होता है जो राज्यसभा की सदस्य जो है विधि समिति होती है तो उसका जो है राज्यसभा का सभापति होता है। यानी कि अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष सहित अगर हम बात करें तो अध्यक्ष को लेकर के टोटल 15 सदस्य होते हैं। किसमें? जो ये विधि समिति होती है लोकसभा की, इसमें। और इसी क्रम में अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा, तो ये हो जाएंगे 16 होते हैं, और इसमें जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सभापति होता है। तो ये टोटल बस इसका इतना सा समझ लीजिए कि इस राज्यसभा में 16 होते हैं, पदेन अध्यक्ष सभापति होता है इसका, अध्यक्ष को लेकर के 16 यानी कि होते हैं। ऐसे लोकसभा में अध्यक्ष सहित जो है 15 होते हैं। ये बात किसकी हो रही? विधि समिति की। दोनों सदनों में जो विधि समितियाँ होती हैं उनकी बात हो रही है, उनकी सदस्यों की बात हो रही है। ऑप्शन बी यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि अधिकांश जनता से आज्ञा पालन की उपेक्षा करता है, लोकतंत्र का विरोधी है, संप्रभुता की वैधानिक प्रकृति की व्याख्या करता है, सभी शक्तियाँ एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है। तो जो संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत है इसमें इसका सबसे बड़ा जो विशेषता भी यही है और दोष भी यही है कि ये संपूर्ण शक्तियाँ जो है एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में क्या कर देता है? निहित कर देता है। ये जो है सबसे जो है क्या होता है इसका ये विशेषता भी है और दोष भी है, दोनों चीज़ें हैं। और जो ये संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत है तो इसके जो है प्रवर्तक कौन है? जॉन ऑस्टिन जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये मानते हैं कि वो समाज संप्रभु नहीं है जिसमें संप्रभुता या तो जो है विखंडित है, विभाजित है, तो वो समाज ही संप्रभु नहीं है। संप्रभुता क्या है? जो अविभाजित है और अखंडित है वो है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। डी ऑप्शन दे दिया है इसका। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद में एक गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद, मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद, या डी स्वतंत्र सांसद जो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद
जो सांसद होते हैं, जो मंत्री पद पर नहीं होते हैं, जो मंत्री पद पर नहीं होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बोला जाता है गैर सरकारी सदस्य। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, पूछा जाता है बार बार। गैर सरकारी सदस्य इनको बोलते हैं, जो कि मंत्री पद पर नहीं होते हैं। और इसी तरह जो है, अगर ये सदस्य जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं, यानी कि जो मंत्री पद पर नहीं होते हैं, तो इनके द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा, वो कोई बिल जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, लाया जा सकता है सदन में, लेकिन वो क्या कहा जाएगा? गैर सरकारी बिल या विधेयक, गैर सरकारी बिल। ठीक है, उससे ये बोला जाएगा, क्योंकि ये गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और जबकि अगर कोई भी विधेयक या बिल जो है मंत्रियों द्वारा, जो मंत्री पद पर हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे सरकारी बिल कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको सब समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, समझ लीजिए। समझना, ये तो कॉन्सेप्ट है, समझ के एक बार अच्छे समझ ले, आ जाएगा। तो उसे सरकारी बिल कहा जाता है। तो ये सरकारी बिल और गैर सरकारी बिल का अंतर हो गया। इसी तरह मनी बिल और नॉन मनी बिल, यानी कि जिसमें जो धन विधेयक होते हैं उन्हें मनी बिल बोलते हैं, जो धन विधेयक के अलावा होते हैं उन्हें नॉन मनी बिल बोलते हैं। तो ये सारी जो है बातें बिल के बारे में हो गई। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों पर कौन सी एक समिति गठित की गई है? स्वर्ण सिंह समिति, वेंकट चिलैया समिति, या भगवान सहाय समिति, या LM सिंघवी समिति। तो जो केंद्र राज्य संबंधों की बात हो रही है कि इनमें से जो निम्नलिखित जो समितियां दी गई हैं, इनमें से जो है कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, उसके ऊपर जो है की गई है। तो जो है केंद्र राज्य संबंधों पर सर्वप्रथम कब की गई थी? 1983 में सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। हम देख लेते हैं कब किया गया था। 1983 में सरकारिया जो है कमीशन, सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था। ये क्या है? प्रथम है। ध्यान रखिए, ये पूछा भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये प्रथम है जो केंद्र राज्य सरकार पर के ऊपर जो है इस कमीशन का गठन किया जाता है। इसी के बाद जो है 1986 में क्या होता है? LM सिंघवी समिति के द्वारा जो है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। और जो है ये समिति जो है, इसकी संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था को कार्य रूप दिया गया था। तो इसी जो है समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का कार्य रूप के लिए जो संस्तुतियाँ दी थी, कैसे कैसे जो है इसको फॉलो किया जाए, कैसे कैसे इस पर काम किया जाए, ये सब LM सिंघवी द्वारा दिया गया था। और ये जो है केंद्र राज्य संबंध के ऊपर बनाई गई समिति थी, और ये 1986 में जो है गठित की जाती है। यदि हम बात करें स्वर्ण सिंह समिति की, तो ये मौलिक जो कर्तव्य हैं उनसे संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जो है कितने 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। अभी 11वां भी जोड़ दिया गया है। और अनुच्छेद 51 किसमें 51A के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। और इसमें जो है कौन सा संशोधन किया गया था? जो 42nd अमेंडमेंट था, संशोधन, उसके द्वारा जो है 42nd अमेंडमेंट, उसके द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। और कब, सन कौन सा था? तो ये 1976 था। 1976। ये 3 चीज़ ही आपको देखनी है कि 42वां संशोधन था, और 51 के सब सेक्शन A में जो है इसको रखा गया है, और 1967 में ये किया गया है। और क्या है? स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जो है रखे गए हैं। और आगे इससे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। और इंदिरा जी के समय में हुआ था, आपातकाल के दौरान हुआ था। ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, बस इतने में ही आपका आ जाएगा। तो ये सारा हमने कर दिया डिस्क्राइब। और ठीक है, 28 क्वेश्चन लिए थे, कवर कर लिए हैं। और आप लोगों को अब करना क्या है? ये करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।